बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन है 2.1। ये तीन टर्म्स को डिफाइन करना है। अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुने हैं तो वहां पर उनको डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब जरा देखते हैं इनकी डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन है जी, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका ना अपना कोई यूनिट होता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका काम क्या होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताना। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी कि अ यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is 1। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स। और इसका काम होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताना। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला है, अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपने निकालना है तो वो वेक्टर लें और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में ये कैप जो है वो यूनिट वेक्टर के ऊपर डाली जाती है, जिसे हम ए कैप या ए हैट पढ़ते हैं। और आखिरी बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये वर्ड्स आपने हाईलाइट करने हैं, डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर और इट हैज नो यूनिट। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट टर्म डिफाइन करनी है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। जैसे कि नाम से नजर आ रहा है, पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, किसी चीज की, किसी पोजीशन, पार्टिकल की या पॉइंट की पोजीशन बताना। लेकिन कहां से, याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होगा जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताएगा ओरिजिन से। तो ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच describes the position of a vector with respect to या with reference to, किसके रेफरेंस से बताएगा वो पोजीशन, ओरिजिन के रेफरेंस से। इसे हम बोलते हैं एक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को याद रखिएगा हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोजीशन वेक्टर क्या होगा जी, ए आई हैट प्लस बी जे हैट। ये है पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, दो एक्सिस में। लेकिन अगर हम 3 एक्सिस की बात करें तो फिर ये पोजीशन वेक्टर जो है ये ए आई हैट प्लस बी जे हैट प्लस सी के हैट, तीसरा एक्सिस भी आ जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर है इन स्पेस, मतलब 3 डायमेंशन। तो प्लेन का मतलब होता है 2D और स्पेस का मतलब होता है 3D। तो ये पोजीशन वेक्टर है, इसमें ओरिजिन का वर्ड आप लोगों ने हाईलाइट करना है लाजमी। अब लास्ट चीज है हमारे पास, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है। आपको मालूम है जब हमारे पास कोई वेक्टर है और मैं देखना चाहता हूं वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है लेकिन एक्स एक्सिस में इसका कितना पार्ट आ रहा होगा, यानी कि इस वेक्टर की किसी डायरेक्शन में जो वैल्यू बन रही होगी वो होगा इसका कंपोनेंट। तो ये हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज effective value of a vector in a given direction।
किसी भी डायरेक्शन में उस वेक्टर का कितना हिस्सा बन रहा होगा ये उसका कंपोनेंट होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है नोट करने वाला वो है अफेक्टिव वैल्यू का। और फिर याद रखिएगा एक वेक्टर के कंपोनेंट जो है वो कितने हो सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा जितने मर्जी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। कंपोनेंट्स जितने मर्जी बन सकते हैं। जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो तीन हो सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। लेकिन यहाँ उसने सिर्फ कंपोनेंट की बात की, ये हमने आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस किया। तो इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास ये डायरेक्शन, इसकी डेफिनेशन हो गई। और अब वो आप लोगों ने इसमें ये भी बताना है कि अ वेक्टर may have two or more components। एक वेक्टर के दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.1। आइए जरा देखते हैं हम 2.2 का आंसर। 2.2 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखिए। कहता है वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट। के तीन वेक्टर्स हैं, उनको जब मैंने उनका सम लिया हेड टू टेल रूल से तो उनका रिजल्टेंट जीरो आया। What can be the possible orientation of the vectors? तो मैंने वेक्टर्स को कैसे जोड़ा होगा अगर उनका टोटल आंसर या सम जो है वो जीरो आ रहा है। ये देखिए जी, इस क्वेश्चन में आप दो तरह से आंसर करेंगे। सबसे पहले तो आप सिंपल आंसर करेंगे और फिर आप उसी आंसर की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये दो पार्ट होंगे इसके। मैं पहले आपको करता हूं एक्सप्लेन और फिर हम इसी का एग्जैक्ट आंसर लिख देते हैं। इधर देखिए तीन वेक्टर्स हैं और उनको जोड़ना है। आपको पता है रिजल्टेंट जो है वो कहां से कहां होता है हमेशा। रिजल्टेंट जो है वो पहले की टेल से आखिरी के हेड पर होता है। अगर रिजल्टेंट जीरो आ रहा है तो रिजल्टेंट जीरो एक ही सूरत में आ सकता है जब पहले की टेल आखिरी के हेड पर ही कोइंसाइड करे। तो ये देखिए, अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। इस सूरत में अब ये जुड़े हुए हेड टू टेल रूल के जरिए और पहला वेक्टर ए का टेल ये है और आखिरी वेक्टर सी का हेड ये है। यानी कि अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर रिजल्टेंट कितना होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि रिजल्टेंट तीन वेक्टर का जीरो आए तो आप उनको ऐसे जोड़ें कि पहले की टेल आखिरी के हेड से मिल जाए, या आप उनको ऐसे जोड़ें कि एक ट्रायंगल बन जाए। तो ये है आंसर जो पहले आप लिखेंगे फिर उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो जरा देखते हैं जी। वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट। अब जरा देखिएगा, पहले आपने यहां से लेकर यहां तक यही लाइन लिखनी है। वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट, यहां तक आपने लिख लिया। इफ आगे से आंसर देंगे आप तो स्टेटमेंट क्वेश्चन वाली देखिए क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आगे से स्टार्ट करेंगे, यहां तक लिखने के बाद आप कहेंगे इफ द वेक्टर्स आर अरेंज्ड। अगर हम वेक्टर को इस तरह से जोड़ें, किस तरह से जोड़ें? इस तरह से कि वो एक ट्रायंगल की साइड्स बन जाए। इफ द वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे रिप्रेजेंट the sides of a triangle, इस तरह से जोड़ें कि वो एक ट्रायंगल की साइड्स के तौर पर यहां पर दिखे आप लोगों को, तो फिर हमारे पास उसका रिजल्टेंट जीरो है। तो यहां एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे? ये आपने आंसर बता दिया। अब एक्सप्लेनेशन में आप क्या करेंगे? ये सारी डिटेल लिखेंगे जो मैं अभी बोल रहा हूं कि ए और बी और सी को हेड टू टेल से जोड़ें इन सच अ वे दैट टेल ऑफ वेक्टर
वेक्टर ए coincides मिलती है, मिल जाए with the head of vector C, तो फिर हमारे पास तीनों वेक्टर्स का जो सम है, यानी कि A, B और C, तीनों वेक्टर्स का सम कितना हो जाएगा? 0। लेकिन याद रखिएगा, आपको मालूम है ना, वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो आंसर भी वेक्टर आता है, और 0 तो एक नंबर है, तो एक्चुअली ये 0 नहीं बल्कि 0 वेक्टर, जिसको आप लोग जानते हैं हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर। तो एक्चुअली जब आपकी बुक यहाँ पर 0 लिख रही है, वो 0 के साथ रिजल्टेंट लिख रही है, यानी कि वो 0 वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये होगा तरीका आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आइए देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.3। क्वेश्चन 2.3 क्या कहते हैं? एक वेक्टर ए है, वो XY प्लेन के अंदर मौजूद है, कहता है उसकी क्या ओरिएंटेशन हो, क्या सिम्त हो, किस क्वाड्रेंट में हो, बेसिकली वो पूछ रहा है कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव हो, और फिर इसका बी पार्ट भी है। तो जरा देखते हैं जी। अब हमारे पास सबसे पहले देखिए, अगर मेरे पास ये XY प्लेन है, हमारे पास ये एक XY प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन से इधर नेगेटिव x एक्सिस होता है और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वैल्यूज होती है y की। अब जरा देखिए, हमारे पास पहला जो पार्ट है वो कहता है दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हो? नेगेटिव। इसका आंसर है कि अगर आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये देखिए, ये है वेक्टर ए। अब जरा देखिए, इसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे कौन कौन से बनेंगे? ये होगा इसका y कंपोनेंट, देख रहे ओरिजिन से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब y कंपोनेंट नेगेटिव हुआ, और इसका x कंपोनेंट ये होगा, और जरा देखिए x कंपोनेंट भी ओरिजिन से लेफ्ट पर है, तो x तो लेफ्ट पर नेगेटिव होता है, तो x कंपोनेंट भी नेगेटिव, y कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट नेगेटिव, तो फिर इसका आंसर क्या होगा जी? वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो आप लिखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो ये आपने लिखना है इन थर्ड क्वाड्रेंट both rectangular components will be negative। तो ये हुआ हमारा आंसर इस पार्ट ए के लिए। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, किस क्वाड्रेंट में कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइंस। अब वो क्या कह रहा है, कंपोनेंट के ऑपोजिट साइंस है, यानी एक कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव हो, ऑपोजिट साइंस हो। और वो हम जरा देखते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास फिर से XY प्लेन है, ये देखिए ऑपोजिट साइंस के लिए ये है सेकंड क्वाड्रेंट। जरा देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास ये एक वेक्टर हो, ये बनेगा इसका y कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट तो 0 यानी कि ओरिजिन से ऊपर है, और ओरिजिन से अगर वो ऊपर है तो इसका मतलब y कंपोनेंट तो हुआ पॉजिटिव, जबकि x कंपोनेंट ये बनेगा इसका, और x कंपोनेंट तो लेफ्ट पर आ रहा है, तो x कंपोनेंट नेगेटिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपोनेंट पॉजिटिव हुआ और एक कंपोनेंट नेगेटिव हुआ, और यही तो वो पूछ रहा है कि ऑपोजिट साइंस हो। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट्स के साइन ऑपोजिट होंगे। लेकिन अगर मेरे पास यहां पर एक वेक्टर हो, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अब यहां पर देखिए जरा, ये इसके कंपोनेंट्स, एक y कंपोनेंट बनेगा और ये बनेगा इसका x कंपोनेंट। y कंपोनेंट भी ओरिजिन से नीचे है तो y कंपोनेंट तो नेगेटिव हो गया,
लेकिन एक्स कंपोनेंट देखिए, एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यानी कि ओरिजिन से राइट पर है, तो राइट पर तो एक्स पॉजिटिव होता है। इसका मतलब वो कौन सा वेक्टर है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें ऑपोजिट साइंस होंगे, तो वो एक क्वाड्रेंट नहीं है बल्कि वो दो क्वाड्रेंट्स। और कौन कौन से क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और फिर आप मजीद सेंटेंस कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने पहले लिखा, बोथ कंपोनेंट्स विल हैव, नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे ऊपर की तरह, बोथ कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइंस लिखेंगे। तो ये थे हमारे पहले 3 क्वेश्चन। अब जरा देखते हैं हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं उनको किस तरह से डील करना है। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4। 2.4 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। If one of the rectangular component of a vector is not zero, rectangular components में से एक जीरो नहीं है, क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा? कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो? इसको दो तरह से आंसर करना है। एक तो वो आपसे पूछा है कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो, इसका आंसर बनेगा या यस या नो। तो आपने वो सिंपल आंसर देना और फिर उस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपने आर्ग्यू करना है और वो एक्सप्लेनेशन कहलाएगी। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं वहां पर अपना एग्जैक्ट आंसर लिखूंगा। आपको मालूम है ना फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर ए है, आपने इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो वाई कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर और जो जेड कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर। तो ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड। इसका आंसर जीरो कब आएगा? अगर ये सारी वैल्यू जीरो हो, फिर उनके स्क्वायर जीरो होंगे, फिर ऐड होकर आंसर जीरो आएगा और अंडर रूट भी जीरो आएगा। इसका आंसर जीरो होने के लिए इन सबका जीरो होना जरूरी है। हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है, कैन ओनली बी जीरो, सिर्फ तब जीरो होगा कब भला? व्हेन all components are zero, when magnitude of all components are zero। लेकिन वो कह रहा है ए कंपोनेंट जीरो नहीं है, तो फिर ए कंपोनेंट जीरो नहीं होगा तो आंसर तो जीरो नहीं आ सकता। तो फिर इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बना कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो? तो कहेंगे नो, इट्स मैग्नीट्यूड cannot be zero। यूं करके आपने आंसर लिखना, पहले यस और नो में आंसर देना और फिर आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन अ वेक्टर हैज कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? अगेन वो पूछ रहा है क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके पास एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो वेक्टर के खुद के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है? तो पहले हम आंसर दिखेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा और फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। देखिए पहली बात, उसने कंपोनेंट का वर्ड यूज किया है। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने ये नहीं बोला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसने ये नहीं बोला कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, लेकिन मैं अपने आंसर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सपोज करके ही लिखूंगा। और आपको मालूम है अगर ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट, आपने कंपोनेंट्स निकाले सीखे, और ये होगा इसका वाई कंपोनेंट। और अभी मैं वेक्टर्स में शो किया तो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं। अब जरा देखिए, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और एक एंगल तो 90 बन गया, आपको पता है ये जो ट्रायंगल बनी है इसे तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ऐसे ही ये हमारा हाइपोटेनस है। और आपको ये भी मालूम है कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसका मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, यानी कि वेक्टर खुद सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। और इस सूरत में हमारे पास जो कंपोनेंट है वो लॉन्गेस्ट साइड से तो बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपने वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। तो रीजन क्या देंगे आप लोग? रीजन देंगे एज इन फिगर, आप फिगर का रेफरेंस दें।
एज इन फिगर, वेक्टर ए इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपके पास 90 डिग्री ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है वेक्टर ए। और इस सूरत में हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उसकी सबसे लंबी साइड होती है। तो फिर वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो असल वेक्टर से यानी कि हाइपोटेन्यूज से तो कभी बड़े नहीं हो सकते। तो फिर हमारा आंसर क्या बना कि पूछ रहा है कैन अ वेक्टर हैज कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, तो आप बोलेंगे नो। ठीक है जी, नो, अ वेक्टर कैन नॉट हैव अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैंने बोला था ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही हम सपोज करेंगे। तो अ वेक्टर कैन नॉट हैव अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट greater than vector's magnitude। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो उससे बड़ा। लेकिन हमें मालूम है कि अगर हमारे पास वेक्टर और उसके कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से हों कि हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर और बेस तीनों सेम मैग्नीट्यूड्स की भी हो सकती हैं। इस सूरत में आप कहेंगे कि आपका जो कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन बड़ा बहरहाल नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं नो वेक्टर कैन नॉट हैव अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। इट कैन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। तो जरा देख लीजिए क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। अगेन इसको आंसर करने का तरीका, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है, जस्टिफाई करना है अपना आंसर आर्ग्यूमेंट से। तो जरा देखिएगा, हमें मालूम है अगेन हम फार्मूले का सहारा लेते हैं। मैग्नीट्यूड का पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप सबको मालूम है क्या है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड यानी कि सारी चीज का आंसर कहता है क्या आए, नेगेटिव आए। अब आपको मालूम है अगर हम ये सारी वैल्यूज नेगेटिव पुट भी कर दें, सपोज करें उनके ऊपर तो स्क्वायर्स है, और जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लें तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। जैसे कि -2 का स्क्वायर -4 नहीं आता, +4 ही आता है। तो यहां पर इवन मैं ये सारी वैल्यूज नेगेटिव पुट कर दूं फिर भी हमें मालूम है कि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज, कि नेगेटिव वैल्यूज के जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इज आल्सो ए पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव वैल्यूज पुट भी कर दूं तो भी आंसर तो पॉजिटिव आना है, तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो फिर हमारा आंसर क्या बना, नो। नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर हैव ए नेगेटिव वैल्यू। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.6। अब हम जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7।